सोराइसिस का मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी तक कोई कारण पता नहीं चल पाया है, इसकी अननोन इटियोलॉजी है। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि जब हमारे शरीर का जो पित्त दोष है वो प्रकोपित होकर के कफ के साथ त्वचा में स्थान संश्रय करता है तो हमारे शरीर में मछली के आकार के या अभ्रक की पपड़ी जैसे चकत्ते होने लग जाते हैं। आयुर्वेद में भी इसका कारण में बताया गया है कि चिंता शोक भय त्रास दुख सैया प्रजागरे। तो जितने पित्त को दुष्ट करने वाले कारण हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, बहुत स्मोकिंग लेना, बहुत ज़्यादा खाने पीने में स्पाइसी ऑयली फूड को लेना, इन सब को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इतनी जिम्मेदारी आपके चिकित्सक की, दवाइयों की है। ये एक ऐसी बीमारी है कि उतनी ही जिम्मेदारी इसमें मरीज को निभानी होती है। तो हमें अपना कुछ विशेष ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हम अपने शरीर को डेली डिटॉक्सिफाई करने का प्रयास करें, शरीर को मॉइस्ट रखें, क्योंकि सोराइसिस में ज़्यादातर देखा गया है कि स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग हल्का गुनगुना नहाएं, इससे हमारी पपड़ियों में रफनेस कम होगी, अगर इचिंग है तो वो कम हो जाएगी और स्किन की ड्राइनेस कम होगी। ऐसी जड़ी बूटियां, रस रसायनों का प्रयोग आपके योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक सोराइसिस को दूर करने के लिए करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र राणा, आरोग्य मेडिसिटी हॉस्पिटल हरिद्वार से। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्किन डिजीज के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं जिससे वर्ल्ड की 4% पॉपुलेशन प्रभावित हो गई है। दोस्तों, आज की आपाधापी भरी भागदौड़ भरी जिंदगी में जो हरी वरी और करी वाली हमारी जीवन शैली है, इसकी वजह से ये बीमारी आज बहुत सारे लोगों में पाई जा रही है। इस खतरनाक स्किन डिजीज का नाम है सोराइसिस, जिसे आयुर्वेद में किटिव या छाल रोग भी कहते हैं। दोस्तों, सोराइसिस के क्या कारण हैं, ये कैसे होती है, इसके इफेक्ट होने के बाद इसमें क्या क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं, हम इसमें क्या परहेज कर सकते हैं, इसके क्या घरेलू नुस्खे हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या ये ठीक भी हो सकती है या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए हम वीडियो में आगे आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले इसके कारण के बारे में जानते हैं। सोराइसिस का मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी तक कोई कारण पता नहीं चल पाया है, इसकी अननोन इटियोलॉजी है। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि जब हमारे शरीर का जो पित्त दोष है वो प्रकोपित होकर के कफ के साथ त्वचा में स्थान संश्रय करता है तो हमारे शरीर में मछली के आकार के या अभ्रक की पपड़ी जैसे चकत्ते होने लग जाते हैं, जिसे हम किटिव और आजकल सोराइसिस कहते हैं। अगर हम इसकी संप्राप्ति के बारे में चर्चा करें या इसकी पैथोजेनेसिस को जानें तो इसमें हमारे शरीर के इम्यून सेल्स, जो हमारी शरीर की एंटीबॉडी होती हैं, वो अलग अलग ट्रिगर फैक्टर की वजह से हमारे शरीर की स्किन सेल्स को एंटीजन मानने लग जाती है और उस ट्रिगर के कारण हमारे जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है या इंटरल्यूकिन सेल्स हैं, वो हमारी केराटिन सेल्स को, उसकी ग्रोथ को 10 टाइम्स फास्ट कर देते हैं। इस वजह से हमारे शरीर में जगह जगह पर सिल्वर कलर के स्केल बनने लग जाते हैं। कई बार इसके साथ खुजली भी होती है, रेडनेस होती है। इन्हीं स्केल्स को हम लोग सोराइसिस कहते हैं। दोस्तों, सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर शरीर में एक बार हो जाए तो बहुत आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इसको आयुर्वेद में भी कष्ट साध्य रोग कहा गया है। ये एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है और मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आहार विहार, दिनचर्या और साथ ही साथ में अपने जो खान पान में परहेज का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आयुर्वेदिक औषधियों से हम इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानें इसके कारण क्या क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक इसका कोई एक कारण पता नहीं चल पाया है। हर व्यक्ति में अलग अलग फैक्टर की वजह से ये बीमारी एग्रीवेट हो सकती है और इन फैक्टर्स में जो अभी तक शोध हुई हैं, जो रिसर्च हुई हैं, उनमें यह पाया गया है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम लोग तनाव में रहते हैं, जब हम लोग बहुत ही अधिक चिंता में रहते हैं तो कई बार हमारा जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जो शरीर की ही कोशिकाओं को दुश्मन समझ करके उन पर अटैक करने लग जाते हैं। आयुर्वेद में भी इसका कारण में बताया गया है कि चिंता शोक भय त्रास दुख सैया प्रजागरे, यानी कि बहुत अधिक चिंता में रहना, दुख में रहना, क्रोध में रहना और यहाँ तक कि रात को ज़्यादा देर तक जागने की वजह से भी जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे इम्यून सेल्स में, हमारे इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाता है और उस वजह से भी ये रोग हो सकता है। इसके साथ ही साथ
बहुत सारे अनकंट्रोल्ड हार्मोनल कंडीशन जब हमारे शरीर में हो जाती है, जैसे थायराइड एक ऐसा हार्मोन है कि अगर वो बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा कम मात्रा में या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रहे तब भी हमारा इम्यून सेल्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। इसके साथ हम लोगों के अंदर कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी अन्य डेवलप हो सकते हैं। उन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी अगर हम उसका सही समय पे ट्रीटमेंट या उसका उपचार नहीं करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और उन हाइपर सेंसिटिविटी के कारण से हमारे सेल्स हमारी ही बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक करने लग जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी सोराइसिस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार देखा गया है कि सोराइसिस के मरीज में जब गर्मी की ऋतु आती है, जिस समय बॉडी में मॉइस्चर या नमी रहती है, तो उस समय ये बहुत कम देखा जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात के बाद विंटर सीजन शुरू होता है, सर्दियों का मौसम आने लगता है, तो शरीर में पपड़ियाँ बनने लग जाती हैं, पपड़ियों की मात्रा अधिक हो जाती है। हम लोगों ने अपने चिकित्सा अनुभव में ये भी पाया है कि बहुत ज़्यादा अनियमित खान पान, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड का ज़्यादा सेवन, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाले खाद्य पदार्थ या फिर केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी सोराइसिस का मरीज में परेशानी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। हमारी बॉडी में एक कॉर्नर्स फिनोमिना कुछ लोगों में पाया जाता है, जिसमें अगर कहीं पे घाव हो जाए, कोई कट लग जाए, कोई बर्न इंजरी हो जाए या फिर हम कोई सर्जरी करवाते हैं तो उसके बाद कुछ लोगों में हमारे उस जगह पे जहाँ पे कट, घाव या बर्न हुआ है वहाँ पे सोराइसिस के पैचेज बनने लग जाते हैं। तो ये कॉर्नर्स फिनोमिना वाले लोगों में भी सोराइसिस के पैचेज बन सकते हैं। साथियों, अगर हमारे शरीर में इस प्रकार के स्केल्स बनने शुरू हो गए हैं तो अब हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये स्केल्स सोराइसिस के ही हैं या कुछ अन्य स्किन बीमारियां जैसे एक्जिमा, डैंड्रफ, एटोपिक डर्मेटाइटिस, कहीं ये वो बीमारियां तो नहीं है। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करें, ये कंफर्म कैसे करें कि हमें सोराइसिस ही है। इसके लिए आप घर में भी एक प्रयोग कर सकते हैं कि जो आपका चकत्ता सिल्वर स्केल है आप उसको उखाड़ें और अगर वहां पर स्किन में पिन पॉइंट ब्लीडिंग आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है कि ये सोराइसिस है। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑस्पिट्ज साइन कहते हैं। और बेहतर यह होगा कि आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक को अपना परीक्षण करवाएं। वो परीक्षण के दौरान आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा आपसे कुछ प्रश्न पूछ करके और अगर जरूरत पड़ती है तो डर्मास्कोपिक एग्जामिनेशन और कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट के द्वारा हम अपनी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पहले से ही है उसका पता लग सकता है। कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी या थायराइड का अनकंट्रोल होना, ये भी हम अपने ब्लड टेस्ट के परीक्षण के द्वारा पता कर सकते हैं। एक बार अगर हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमें सोराइसिस ही है तो अब ये प्रश्न आता है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। साथियों, सोराइसिस में हमारे शरीर में बहुत अलग अलग जगह पर वो स्कैल्प हो सकता है, वो हमारा ट्रंक हो सकता है, वो हमारी कोहनी हो सकती है, हमारी पीठ पे, घुटनों पे जो सिल्वर स्केल की पपड़ी बन जाती है वो थोड़ा सा हमारी लाइफ डिस्टर्बिंग फिनोमिना हो जाता है। हम लोग चिंतित होने लग जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। कई बार दूसरा व्यक्ति भी अगर आपके सोराइसिस के पैच दिख रहे हैं तो वो आपसे थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर देता है। मैं एक चीज़ पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सोराइसिस कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो इसलिए ये चिंता बिल्कुल छोड़ दें कि आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य को हो सकती है या आपसे आपके किसी मित्र को हो सकती है। और अन्य लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई सोराइसिस का मरीज है तो उससे किसी प्रकार की छुआछूत या भेदभाव ना करें। अन्य जो नुकसान हमारे शरीर में होते हैं वो सबसे ज़्यादा है, जो कॉन्फिडेंस है वो कम होने लग जाता है। कई बार हम लोग लो फील करते हैं और सोराइसिस की वजह से शर्म महसूस करते हैं। तो इनके साथ साथ हम लोगों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर सोराइसिस हो गया है तो अब हम इसमें क्या परहेज करें, हम किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का ही एक रूप है जो इस समय इतनी भयानकता के साथ वर्ल्ड वाइड फैल रहा है। हमें अपनी हरी, करी और वरी वाली लाइफ स्टाइल से जितना संभव हो निजात पाना चाहिए। हम लोग अपने जीवन को व्यस्त तो रखें लेकिन अस्त व्यस्त न रखें। हमारा जीवन, हमारा शेड्यूल बिजी हो लेकिन हेक्टिक न हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जहाँ तक संभव हो सके मार्केट में मिलने वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, जंक फूड हैं और फास्ट फूड हैं, इनका सेवन हम कम से कम करें।
हाँ, मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद में ये पित्त की दुष्टि से होता है। तो जितने पित्त को दुष्ट करने वाले कारण हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, बहुत स्मोकिंग लेना, बहुत ज़्यादा खाने पीने में स्पाइसी ऑयली फूड को लेना, इन सब को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। एक चीज़ हम और ध्यान रखें कि अगर हम किसी चीज़ के लिए एलर्जिक हैं, अगर हमारी बॉडी किसी भी खाद्य पदार्थ या बाहरी फैक्टर से सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव है, तो हमें उससे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को अब आगे ये ध्यान रखना है कि हमें करना क्या चाहिए। अगर हमें सोराइसिस हो गई है तो हमें इससे लड़ना है और इसको ठीक करना है। तो उसके लिए जितनी जिम्मेदारी आपके चिकित्सक की दवाइयों की है, ये एक ऐसी बीमारी है कि उतनी ही जिम्मेदारी इसमें मरीज को निभानी होती है। तो हमें अपना कुछ विशेष ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हम अपने शरीर को डेली डिटॉक्सिफाई करने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोग ताजे एलोवेरा जेल को थोड़ा सा कच्ची हल्दी और फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट के साथ सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हैं। हम लोग खूब पानी का सेवन करें, क्योंकि जितना पेशाब और पसीना हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा उतनी ही हमारे शरीर में पपड़ी कम बनेगी। तो हम ध्यान रखें कि हम लोग नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। साथ ही साथ में कुछ ऐसे व्यायाम कर रहे हैं जिससे हमारे शरीर में हल्का पसीना जरूर निकले, क्योंकि पसीना भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए एक बहुत अच्छा कारक बनता है, एक बहुत अच्छा रास्ता बनता है। और हम घर में क्या कर सकते हैं दोस्तों, सप्ताह में 2 बार अगर हमें सोराइसिस है तो हमें इप्सम साल्ट बाथ लेना चाहिए। इप्सम साल्ट बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, जिसको हम लोग सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक हमारी बॉडी के न केवल डेड सेल्स को हटाता है, बल्कि साथ ही साथ में एक मॉइस्चराइजिंग और नमी प्रदाता का भी काम करता है। इसलिए इप्सम साल्ट बाथ सोराइसिस के पेशेंट को सप्ताह में 2 बार जरूर लेनी चाहिए। शरीर को मॉइस्ट रखें, क्योंकि सोराइसिस में ज़्यादातर देखा गया है कि स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग हल्का गुनगुना नारियल का तेल या जैतून के तेल की मालिश अपने शरीर पर कर सकते हैं। इससे हमारी पपड़ियों में रफनेस कम होगी, अगर इचिंग है तो वो कम हो जाएगी और स्किन की ड्राइनेस कम होगी। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं कि सोराइसिस में भले ही ये कितनी खतरनाक बीमारी है, लेकिन प्रकृति ने एक वरदान दिया है कि हमारे चेहरे पे नहीं होता है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन शरीर में अन्य जहां भी सोराइसिस हो रही है, उसका हमें दवाइयों के साथ साथ खुद भी बहुत ध्यान रखना है। साथियों, अब बात करते हैं सोराइसिस के ट्रीटमेंट की। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम लोग सबसे पहले इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, लेकिन आप गूगल सर्च कर लीजिए या किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, एलोपैथी में सोराइसिस का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए कुछ स्टेरॉइड आपको लगाने के लिए या खाने के लिए दिए जाते हैं, कुछ अन्य दवाइयां हैं जो आपको दी जा सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होने लगेंगे। लेकिन हमारे जो प्राचीन विद्वान ऋषि मुनि थे, उन्होंने आयुर्वेद में सोराइसिस के लिए ऐसी औषधियों, खान पान और ट्रीटमेंट की व्यवस्था की है कि जिससे थोड़ा लंबे समय तक तो जरूर, लेकिन आपकी परमानेंट ये बीमारी दूर हो सकती है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसको हम लोग 2 तरीके से ट्रीट करते हैं। पहली है संशोधन चिकित्सा, जो आज पंचकर्म चिकित्सा के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। इसमें हम शरीर की शुद्धि करते हैं, शरीर के दोषों वात पित्त कफ को संतुलित करते हैं, जिससे कि शरीर का इम्यून सिस्टम जो हाइपर एक्टिव हो गया है वो रेगुलेट हो जाए, वो मॉडरेट होकर के अपने काम को कर सके। इसके अलावा बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में वर्णित हैं। ऐसी जड़ी बूटियां, रस रसायनों का प्रयोग आपके योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक सोराइसिस को दूर करने के लिए करते हैं, जो थोड़ा सा लंबे समय तक खाने पे आपके इस रोग को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। मेरे 11 वर्षों के अनुभव में मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिनकी सोराइसिस कंप्लीटली रिमूव हो गई है, और आज उनके जानकारी में अगर किसी को सोराइसिस होती है तो वो उनको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों, ये थी सोराइसिस नाम की एक ऐसी बीमारी जिससे हमारी आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इसके बहुत सारे प्रकार भी हैं, जैसे गटी सोराइसिस, पस्टुलर सोराइसिस, प्लेग सोराइसिस। अगर ये नाखूनों में आ जाती है तो ओनाइकोसोराइसिस, स्कैल्प में रहती है तो इसको स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं। लेकिन जितने भी इसके प्रकार हैं वो सब थोड़ा ज़्यादा समय तक ही इसका ट्रीटमेंट करके ठीक हो सकते हैं। इसलिए इसमें हम सबको धैर्यपूर्वक इसकी चिकित्सा करवानी चाहिए, और संभव हो तो आयुर्वेद से ही इसकी चिकित्सा करवाएं, जिससे इससे पूर्ण छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों,
ये था सोराइसिस के बारे में एक संक्षिप्त परिचय, जिससे मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोगों के अगर ये बीमारी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है तो आपको इसका कुछ लाभ मिल सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के और बीमारियों की भी जानकारी आपको देता रहूं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपकी कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मैसेज करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी जिज्ञासाओं का जवाब दे सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।